तो पहला तो वही आई स्क्वायर आर, ठीक है, आई स्क्वायर आर। तो ये तो तुम्हारा कहाँ पे हो जाएगा, ये लॉस कहाँ पे होगा, आई स्क्वायर आर लॉस कहाँ पे होगा, कंडक्टर में, ठीक है, कंडक्टर में। कंडक्टर को और क्या बोलते हैं केबल के, केबल में कंडक्टर को और क्या बोलते हैं, कोर, ठीक है, ओके। तो आई स्क्वायर आर कहाँ पे होगा, कंडक्टर या कोर में। तो इसमें तो कोई आपको पता है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, सिंपल सी बात है, मतलब आई स्क्वायर आर लॉस होता ही है, इसमें तो कुछ बताने की नीड नहीं है ना। अगर कोई बोले कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ कोर लॉस क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कोर लॉस क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो आर बढ़ेगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लॉस बढ़ेगा। हालांकि 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 अगर याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी कि ए नेग्लेजिबल है, लगभग नेग्लेजिबल है, क्योंकि जो करंट है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है, करंट डिपेंड्स ऑन लोड, याद आ रहा है, करंट डिपेंड्स ऑन लोड, मतलब ये बहुत नेग्लेजिबल चेंज होगा ना यार, मतलब करंट में वेरिएशन के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिस्पॉन्सिबल मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, करंट है ना, मतलब क्या बोलते हैं, लोड, लोड है ना मेन रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो इसमें मतलब टेम्परेचर की वजह से चलो ठीक है, एक नॉर्मल सा बोल सकते हैं, बट ये है बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब एक ही अगर दोनों ऑप्शन आ जाए कि टेम्परेचर की वजह से ज्यादा लॉस, लॉस में ज्यादा वेरिएशन होगा या लोड के, तो नो डाउट आप आंसर क्या लगाओगे, लोड। क्लियर है, ओके। सेकंड क्या था, सेकंड कौन सा लॉस है, तो पहले तो उसी को देख लेते हैं, शीथ लॉस, कौन सा, शीथ लॉस, शीथ लॉस, शीथ लॉस किसकी वजह से हो रहा है, शीथ लॉस किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि मेन फ्लक्स किसी कंडक्टर, जब कोई कंडक्टर किसी फील्ड में रखा जाता है तो उस पे फ्लक्स कटिंग होती है, फ्लक्स लिंकेज होता है और ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है, और वो ईएमएफ काइंड ऑफ इन द फॉर्म ऑफ एडी करंट बोल सकते हो, क्या होता है, लॉस होता है। तो आप बताओ मुझे पूरे केबल में कितने मेटल्स हैं, पूरे केबल में कहाँ कहाँ पे मेटल्स हैं, एक तो कंडक्टर को छोड़ दो तो करंट ही फ्लो करा रहा है, इसके अलावा कितने मेटल्स हैं, दो, कौन कौन, शीथ और आर्मर, वेरी, शीथ और आर्मरिंग, शीथ और आर्मरिंग, ठीक है। तो नो डाउट कि अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो किसमें लॉसेस ज्यादा होंगे, शीथ में या आर्मरिंग में, शीथ में, क्योंकि ये ज्यादा पास में है, ये ज्यादा पास में है, ठीक है। तो यहाँ पे, यहाँ पे शीथ लॉस या आर्मरिंग में, शीथ लॉस या आर्मरिंग लॉस में ये किसकी वजह से होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो सिंपल सी बात है, फ्लक्स कटिंग, क्योंकि जो कंडक्टर का जो फ्लक्स है, कंडक्टर का करंट, कंडक्टर का करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्लक्स, ठीक है, और फ्लक्स कटिंग से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, फ्लक्स कटिंग से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, फ्लक्स कटिंग से ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, और ईएमएफ की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, और उस करंट को सपोज हमने नाम दे दिया आई एस,
क्योंकि वो करंट कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, शीथ में प्रोड्यूस होगा। यस या नो? ईएमएफ क्या होता है, एन डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, ये क्या हो गया, मान लो ई एस, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन शीथ। एंड अगर मैं बोलूं कि फाई कहाँ का फाई, तो वही आपका जो भी फ्लक्स कट कर रहा है या फिर फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द कोर, समझ रहे हो नहीं, कंडक्टर के फ्लक्स को कट करेगा ना आपका ये शीथ, तो उसी की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, मतलब जनरेटेड ईएमएफ। और जनरेटेड ईएमएफ अगर वो एक सर्कुलेटिंग करंट खुद ही बना लेता है, उससे क्या बोलते हैं, शीथ करंट। ठीक है, तो यहां से अगर शीथ लॉस की बात करें तो आई एस का स्क्वायर इंटू आर, ये तुम्हारा क्या हो गया, शीथ लॉस। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट रहेगा किसका, आर्मरिंग का, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, बट उसमें जो अमाउंट होगा लॉस का दैट विल वेरी लेस। किसी को कोई दिक्कत इन दोनों लॉसेज में? बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज लॉसेज इन केवल फर्स्ट सेकेंड। अब नेक्स्ट आपका थर्ड। तीसरा लॉस कौन सा है, डाई इलेक्ट्रिक लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक लॉस याद रखना, जब भी कोई कैपेसिटर बनता है या फिर कोई इंसुलेशन मटेरियल होता है तो वहां पे डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है। हालांकि इसकी चर्चा हमने इलेक्ट्रिकल मटेरियल में भी करी हुई है। ठीक है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा हो दोबारा पढ़ेंगे तो वहां से आपको चीजें पता चल जाएंगी। इसका मैंने डेरिवेशन आपको ऐसे भी नहीं याद रखना, इसका जो याद रखना वो क्या है, फॉर्मूला। तो कितने लोगों को याद है डाइलेक्ट्रिक लॉस का फॉर्मूला, P इंटू डी इज इक्वल टू क्या था, V स्क्वायर ओमेगा सी टैन डेल्टा। ठीक है, तो अब समझो ये क्या क्या है। अब ये जो V है ये कौन सा क्या है, दिस इज फेज वोल्टेज, दिस इज V फेज। ठीक है, ओमेगा तो तुम्हें पता ही है क्या, फ्रीक्वेंसी, सी क्या है, कैपेसिटेंस, टैन और डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा, एनीवन, व्हाट इज डेल्टा? दिस इज लॉस एंगल, दिस इज लॉस, लोड एंगल नहीं, लॉस एंगल, लॉस एंगल। एंड व्हाट इज टैन डेल्टा, व्हाट इज टैन डेल्टा, व्हाट इज टैन डेल्टा, दैट इज लॉस फैक्टर। ठीक है, तो डेल्टा इज ए लॉस एंगल, टैन डेल्टा इज ए लॉस फैक्टर। आप चाहे तो थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हो, अगर मैं डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहूं तो देखो, ये मान लो आपका सप्लाई वोल्टेज है। अब आपको ये मान लो आपका चार्जिंग, मतलब चार्जिंग करंट या कैपेसिटर करंट, जो भी आप समझ लो। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक लॉस है, ठीक है, ये जो आप एक बात समझो, यहां पे क्या है, V और IC। ठीक है, और ठीक है, अब दिस इज योर, अब देखो प्योर, आप ऐसे समझो कि जब कैपेसिटर में करंट जाएगा तो आइडियली हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करेगा, लीड। अगर प्योर कैपेसिटर होता तो 90 डिग्री लीड करता, बट आपको भी पता है प्योर कैपेसिटर नहीं है। तो प्योर कैपेसिटर नहीं है मतलब क्या करेगा, 90 डिग्री से एंगल कम बनाएगा या ज्यादा, लेस देन 90 डिग्री या ग्रेटर देन 90 डिग्री, कम या लेस देन। ठीक है, तो कहने का मतलब दिस इज योर रिजल्टेंट, दिस इज योर रिजल्टेंट।
तो रिजल्टेंट रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? फाई। रिजल्टेंट करंट एंड रिजल्टेंट वोल्टेज के बीच का एंगल जो होता है उसको फाई, और इसी के कोसाइन को क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। इसी के कोसाइन को क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। अब समझो जरा। अब ए रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट के बीच का एंगल क्या है? फाई, एंड इसका कोसाइन क्या है? पावर फैक्टर। अब इधर आ जाओ, ये जो बच रहा है, अब जैसे आप एक बात बताओ, अगर फाई लॉसेज कब ज्यादा होंगे? फाई अगर मैं पूछूं कि लॉस विल, या फिर ऐसे समझो कि अगर फाई फाई इंक्रीज होगा तो जो डाइलेक्ट्रिक लॉस है दैट विल डिक्रीज और इंक्रीज? मुझे बताओ। अगर फाई इंक्रीज होता है तो डाइलेक्ट्रिक लॉस विल इंक्रीज और डिक्रीज? सोच समझ के आंसर देना, थोड़ा सा रिलेशन करके तब आंसर देना। अगर फाई इंक्रीज होता है तो डाइलेक्ट्रिक लॉस विल, अरे जसमीत सही जा रहे थे, अगर फाई इंक्रीज होता है तो यहां पे डाइलेक्ट्रिक लॉस विल डिक्रीज। देखो कैसे, देखो कैसे। आप ऐसे समझो कि आपको पता है tan डेल्टा, जैसे जैसे डेल्टा बढ़ता है tan डेल्टा की वैल्यू बढ़ती है, यस या नो? जैसे जैसे डेल्टा बढ़ता है, यस, tan डेल्टा की वैल्यू बढ़ती है, इतना तो सबको पता है, ठीक है? tan डेल्टा, ओके। अब किसी को नहीं समझ में आ रहा तो ग्राफ देख लो, ऐसे तो होता है। मतलब कहने मतलब बस इतना समझ जाओ कि एंगल के साथ बढ़ता जाता है। वैसे भी नहीं समझ में आ रहा तो ये जान जाओ tan जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। tan जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। और tan 90 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? बढ़ ही रहा है ना जीरो से, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ रही ना, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो कहने का मतलब अब जैसे अगर अब यहाँ पे देखो, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है? तो जैसे जैसे फाई क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो ये जो एंगल है ये किधर आता जाएगा? ऐसे आता जाएगा, ठीक है? ठीक। या फिर आप ऐसे समझो कि जो डाइलेक्ट्रिक लॉस है दैट इज एक्टिव लॉस। डाइलेक्ट्रिक लॉस इज द एक्टिव लॉस। रिएक्टिव लॉस तो कुछ होता ही नहीं है। रिएक्टिव लॉस तो सिंपली क्या, वो तो फ्लक्स में ही कमी होती है ना, समझ रहे हो? तो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्टिव लॉस। तो एक्टिव लॉस अगर अगर पूरा का पूरा पावर फैक्टर अगर if फाई की वैल्यू 90 डिग्री है तो क्या कोई एक्टिव पावर आएगा? बोलो। अगर फाई की वैल्यू 90 डिग्री है तो क्या कोई एक्टिव पावर आएगा? नहीं आएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर फाई मतलब फाई की वैल्यू 90 डिग्री है मतलब प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर है तो मतलब टोटल के टोटल रिएक्टिव, टोटल का टोटल रिएक्टिव। तो सिंपल समझो, अगर फाई इंक्रीज होगा तो डेल्टा क्या करेगा? फाई इंक्रीज करेगा तो डेल्टा क्या करेगा? बोलो जल्दी। इफ फाई विल इंक्रीज डेल्टा विल डिक्रीज, इफ डेल्टा विल डिक्रीज तो tan डेल्टा विल डिक्रीज, एंड tan डेल्टा विल डिक्रीज तो पीडी विल बी डिक्रीज। आगे बात समझ में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है? तो आपको, तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या है? दिस इज डाइलेक्ट्रिक लॉस। किस पे डिपेंड कर रहा है? फेज वोल्टेज पे, फ्रीक्वेंसी पे, कैपेसिटेंस पे, tan डेल्टा पे। एक बार फिर से मैं इसको लिख देता हूं, एक बार पहले इसको मेमोराइज कर लूं। क्या है जिसको जिसको नहीं याद है? पी डी इज इक्वल टू
v square omega into c into tan delta. This can be written as v square into 2 pi f into c into tan डेल्टा. एंड ये जो डाइलेक्ट्रिक लॉस है ये कितने फेज का है, सिंगल फेज का या थ्री फेज का? ये कितने फेज का है? सिंपल, दिस इज सिंगल फेज. और अगर थ्री फेज के डाइलेक्ट्रिक लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पे सिंपली क्या लगा देंगे, 3 इंटू वी स्क्वायर 2 पाई एफ इंटू सी इंटू tan डेल्टा. तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है. PD is directly proportional square of the supply voltage, directly proportional to frequency, directly proportional to capacitance, directly proportional to capacitance, and directly proportional to delta and directly proportional to tan delta. किसी को कोई दिक्कत? तो जितना ज्यादा अगर कोई पूछे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होगा, तो आंसर इज इंक्रीज होगा. कोई बोले कि कैपेसिटेंस ज्यादा हो रहा है तो डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होगा, इंक्रीज होगा. सप्लाई वोल्टेज ज्यादा कर रहे हैं तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक लॉस इंक्रीज होगा. आ रही बात समझ में? और बात रही डाइलेक्ट्रिक लॉस के फिजिकल मतलब की, उसको भी मैं समझाऊंगा, बट एक्चुअली ये 3 जगह आ जाता है तो इसलिए मैं मटेरियल में तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे स्पेशली पढ़ना पड़ता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. एक हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, फिर एक पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो मैं वहां पे तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा इसका फिजिकल मतलब, ठीक है, कि मतलब डाइलेक्ट्रिक लॉस का मतलब क्या होता है. कोई दिक्कत यहां तक किसी को? फिर भी एक काम थोड़ा सा देख ही लो, थोड़ा सा, ताकि तुम्हें मन में एक बन जाए. जैसे देखो इसमें क्या करते हो आप, सप्लाई देते हो, ए मान लो कैपेसिटर बना हुआ है, ये मान लो यहाँ पे कैपेसिटर बना हुआ है, ठीक है. अब तुमने यहाँ पे एसी सप्लाई दिया हुआ है, तो अभी क्या होगा, तो ए मान लो प्लस 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 प्लस, एक क्या हो गया माइनस 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 माइनस. एक कब के लिए है, जब तक यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है. तो अब यहाँ का जो एयर पार्टिकल होगा, जो बीच का एयर पार्टिकल होगा, कोई भी पार्टिकल क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पार्टिकल है उसको मैं जूम कर दिया हूं, ठीक है, तो उसका निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और ये जो निगेटिव है उसके पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक पार्टिकल है जो कि न्यूट्रल में है, तो उसमें प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है. तो जो जैसे फोर्स, अगर तुम पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज लगाओगे, पॉजिटिव लगाओगे तो क्या करेगा, वो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा. और निगेटिव चार्ज क्या करेगा, निगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा. तो यहाँ पे जो पार्टिकल है ये इस सिचुएशन में बन चुका है, इस स्टेट को बोलते हैं पोलराइजेशन स्टेट. इस स्टेट को बोलते हैं पोलराइजेशन स्टेट. और जितना ज्यादा तुम सप्लाई वोल्टेज लगाओगे उतना ज्यादा ये फोर्स लगेगा, ठीक है. और यही अगर इतना ज्यादा लगा दिया कि ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज अलग अलग हो गया, तो इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन होना. फिलहाल अभी हम डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन नहीं करा रहे हैं, हम सिंपल बात कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे समझो जरा, अब जब पॉजिटिव था तो ये यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे निगेटिव, अगले निगेटिव हाफ सेकंड में क्या है यहाँ पे निगेटिव, तो अब यहाँ पे जब निगेटिव हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज. तो ये माइनस चार्ज है प्लस चार्ज आपस में क्या कर रहे हैं, मतलब ये मूव कर रहे हैं, यस या नो. प्लस इधर आ रहा होगा, माइनस उधर जा रहा होगा, प्लस इधर आ रहा होगा, माइनस उधर जा रहा होगा. और एक कितने, एक सेकेंड में 50 बार हो रहा होगा, एक सेकेंड में 50 बार हो रहा होगा. तो अब यार वो काइंड ऑफ लॉस ही तो है, दैट इज द लॉस ना, कि अब एक पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट. सिंपल सी बात है. तो कहने का मतलब छोटे से जगह में मूव कर रहा है, बट
ये क्या करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा और लॉस होगा, और इसी लॉस को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस, जो कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के पार्टिकल्स में होता है। आगे बात समझ में? ठीक है, ओके। तो ये ऑब्वियस सी बात है, तो क्या पता चला डाइलेक्ट्रिक लॉस कब होगा, जब कैपेसिटर बनेगा तभी होगा, क्योंकि वो इसी सिचुएशन में आपका एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम मिलता है। ठीक है, तो दिस इज फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक लॉस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डाइलेक्ट्रिक लॉस। किसी को कोई दिक्कत? एक एक ए और एक ए, क्वेश्चन जितने फ्रेम हो सकते हैं वो सारे हैं आपके सामने, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, ओके। अब एक काम करता हूं मैं, अ, इसका थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। जैसे मान लो, मान लो अ, 3 लॉसेज हैं। कौन कौन से लॉसेज थे? आई स्क्वायर आर, दूसरा डाइलेक्ट्रिक लिख लेता हूं, दूसरा डाइलेक्ट्रिक एंड तीसरा हीट, तीसरा हीट। अब समझना मेरी बात, आई स्क्वायर आर, डाइलेक्ट्रिक एंड हीट। अब कुछ पैरामीटर्स हैं, तुम्हें ये बताना है कि इसके हिसाब से क्या करेंगे, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा। ठीक है, ये तुम्हें खुद सोचना है, ये तुमको खुद ही सोचना है। मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अगर करंट कैरिड बाय द कंडक्टर, करंट मतलब आई कंडक्टर इंक्रीज हो गया, वॉइस नहीं आ रही है, और किसी को नहीं आ रही या फिर इन्हीं भाई साहब को नहीं आ रही है? तो देख लो। तो आई आई कोर, तो दूसरों पे इल्जाम लगाने वाले अपने गिरेबान पे झाँक लो, भाग जाएगा। आई कोर, आई कोर, यहाँ पे देखो। अब अगर कहावत ही ऐसी थी, ज्यादा कुछ, ज्यादा कम कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, स्टूडेंट हो इतना तो बोल ही सकते। ओके, तो आई कोर क्या है? हाँ, अ, अब बताओ, आई कोर मतलब आई कंडक्टर। ठीक है, आई कोर या आई कंडक्टर। अब बताओ, अगर करंट बढ़ेगा तो आई स्क्वायर लॉस क्या होगा? इंक्रीज, डिक्रीज? इंक्रीज, नो डाउट, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? या करंट बढ़ेगा तो आई स्क्वायर लॉस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक, ओके। अब एक बात बताओ, डाइलेक्ट्रिक लॉस पे क्या फर्क पड़ेगा अगर करंट बढ़ा है तो? रीजन बताओ, चलो रीजन बताओ। करंट इंक्रीज, वोल्टेज डिक्रीज। यार करंट बढ़ाना है, ऐसा
अच्छा, मतलब जब भी करंट बढ़ेगा वोल्टेज पक्का घटेगा है। भाई ट्रांसफार्मर थोड़ी चला रहे हो आप। एक बात बताओ, अगर तुम्हारी वहां से मतलब तुम्हारे हिसाब से जब तुम घर में पंखा चलाते हो तो 220 से घट के 180 आ जाता है हैं? भाई नहीं होता ऐसा, ठीक है। यार यार रेटेड वोल्टेज तो तुम्हें चाहिए होता है ना। तुम लोड बढ़ा रहे हो तब करंट बढ़ रहा है। पावर एक तुम क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हो? ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, पी इक्वल टू वी आई, वहां पे पावर कांस्टेंट होता है। यहाँ पे ऐसी कोई लिमिटेशन मैंने नहीं दी है। अभी पी इक्वल अभी आप सिंपल सी बात है। अगर लोड बढ़ेगा तो जनरेटिंग स्टेशन डायरेक्ट ज्यादा पावर जनरेट करेगा, यस या नो? अगर लोड बढ़ेगा तो जनरेटिंग स्टेशन क्या कर रहा है? यार जसमीत कैसी बातें कर रहे हो यार। यार सप्लाई किस पे डिपेंड करता है? लोड पे डिपेंड करता है ना। मतलब तुम्हारे तो लोड बढ़ेगा तो सप्लाई इंक्रीज नहीं होगा। अगर तुम नो लोड पे चलाओगे तो मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग नो लोड पे भी जो पावर जनरेटिंग स्टेशन है उतना ही पावर जनरेट करेगा जितना फुल लोड पे करेगा, अकॉर्डिंग टू यू। मतलब कोई भी कहीं भी सप्लाई नहीं दे रहे हैं, अगर जनरेटिंग स्टेशन चल रहा है तो उतना ही पावर जनरेट होगा। जब यार लोड ही नहीं है तो पावर कौन ड्रॉ कर रहा होगा? आई इंक्रीज होगा। तो अगर आई इंक्रीज होगा तो पी इक्वल टू क्या होता है? वी इंटू आई। वोल्टेज तो हमें रेटेड देना ही है, तो करंट इंक्रीज हो रहा है तो पावर इंक्रीज नहीं होगा क्या? यार वो जनरेटर है, ट्रांसफार्मर नहीं है कि वहां पे आप करंट इंक्रीज करोगे तो वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। आ रही बात समझ में? सिंपल सी बात है कि जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन होता है वो लोड पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा लोड उतना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा पावर। क्यों? क्योंकि वोल्टेज तो कांस्टेंट रखना है। वोल्टेज में मैक्सिमम फ्लक्चुएशन कितना आ सकता है? ±5% ना। इससे ज्यादा आ सकता है क्या? इससे अगर ज्यादा आ गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो वोल्टेज में तो वेरिएशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर करंट बढ़ रहा है, अगर डिमांड बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं पावर ज्यादा जनरेट कर रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, तो इसको ट्रांसफार्मर से रिलेट मत करो तुम लोग, पहली बात तो। करंट इंक्रीज तो वोल्टेज डिक्रीज। ओके। अब अगर करंट करंट कैसे बढ़ेगा? जब हम लोड बढ़ाएंगे, तो जब लोड बढ़ाएंगे तो पावर तो कांस्टेंट है, सॉरी, पावर भी इंक्रीज कर रहा है। लोड बढ़ रहा है तो पावर भी इंक्रीज कर रहा है। तो अब बताओ डाइलेक्ट्रिक लॉस पे क्या फर्क पड़ेगा? अभी मैंने प्रूव कर दिया कि वोल्टेज पे कोई वोल्टेज डिक्रीज नहीं होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? करंट बढ़ाने से वोल्टेज डिक्रीज नहीं होगा, ये ट्रांसफार्मर नहीं है। ये बात सबको समझ में आ गई? तुमने तो ऐसे जनरेटिंग स्टेशन को भी कांस्टेंट पावर डिवाइस बना दिया। एग्जैक्टली, नो इफेक्ट। चलो शीथ लॉस पे बताओ।
शीथ लॉस increase. Why? शीथ लॉस, जो शीथ होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्लक्स पे। एंड फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? आई पे। तो दैट्स व्हाई शीथ लॉस विल इंक्रीज, क्योंकि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सबको बात आएगी नहीं समझ में? शीथ लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, एंड फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो जब करंट बढ़ाओगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ाओगे तो फ्लक्स कटिंग बढ़ेगा, फ्लक्स कटिंग बढ़ेगा तो इंड्यूस डीएमएफ बढ़ेगा, इंड्यूस डीएमएफ बढ़ेगा तो क्या होगा? करंट ज्यादा होगा। कहां का करंट ज्यादा होगा? शीथ का करंट ज्यादा होगा। तुमने कौन सा ज्यादा किया हुआ है? तुमने कोर का ज्यादा किया हुआ है। मेरी बात फिर से सुनो, आई कोर की वजह से क्या आएगा? फाई कोर। फाई कोर की वजह से क्या आ जाएगा? एन डी कोर बाई डी टी। तो एक क्या आ गया? इंड्यूस डीएमएफ इन शीथ। इसकी वजह से क्या आएगा? इंड्यूस करंट इन शीथ। और इस इंड्यूस करंट इन शीथ की वजह से क्या होगा? शीथ लॉस। तो अगर इसको इंक्रीज करोगे तो ए होगा, इसको इंक्रीज करोगे तो ए होगा, इसको इंक्रीज करोगे तो ए होगा। आगे बात समझ में? दिक्कत किसी को? ठीक है। तो शीथ लॉस विल इंक्रीज इफ यू आर इंक्रीजिंग लोडिंग, हाई कोर या फिर लोडिंग। ओके। हाँ, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। आई स्क्वायर आर लॉस, आई स्क्वायर आर लॉस, नो इफेक्ट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे तो करंट डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक। ओके, डायलैक्ट्रिक लॉस याद करो, एक्सप्रेशन याद करो, v स्क्वायर ओमेगा इंटू सी इंटू टेन डेल्टा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। तो सिंपली इंक्रीज शीथ लॉस। बोलो, इसमें बार बार आके फंस जा रहे हो तुम लोग। ओके, जसमीत क्यों? रीजन? आंसर सही है, आंसर सही है, क्यों? फ्लक्स ज्यादा कट करेगा। एग्जैक्टली मतलब जब फ्लक्स फ्लक्स की देखो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो जो एक सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट कर रहा था, अभी एक सेकंड में मान लो 100 फ्रीक्वेंसी होगी तो 100 साइकिल कंप्लीट करेगा और 100 बार फ्रीक्वेंसी कट करेगा, फ्लक्स कट करेगा। यस या नो? अगर एक बार, हाँ वैसे भी समझ सकते हो कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो ईएमएफ ज्यादा, क्योंकि ई इक्वल टू 4.44 एफ इंटू एन इंटू 5। बट स्टिल अगर और प्रैक्टिकली समझना चाहते हो तो फ्लक्स कटिंग की जो रेट होगी वो ज्यादा हो जाएगा, तो इंड्यूस डीएमएफ ज्यादा हो जाएगा। इंड्यूस डीएमएफ के बाद की सारी कहानी तो तुम्हें बताई दी है मैंने, इंड्यूस डीएमएफ फाई को और आई एस। ठीक है, दैट्स व्हाई इट विल इंक्रीज। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े। लेंथ पे बताओ, लेंथ पे जल्दी जल्दी बताओ, टाइम ले रहे हो तुम लोग। लेंथ इंक्रीज, चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आर इक्वल टू लेंथ की वजह से आर बढ़ेगा और आर की वजह से आई स्क्वायर आर बढ़ेगा।
ठीक है, ये अपने लैंग्वेज में लिखते रहना साइड में, नहीं तो बाद में तुम्हें खुद नहीं समझ में आएगा कि एरो क्यों लगा दिया मैंने। समझ रहे हो ना? तो जिसको नहीं लगा, जिसको पहले से नहीं पता था, जिसको पहली बार पता है, चीजों को अपनी साइड में लिखते रहना। खैर, थोड़ा भी डाउट नहीं छोड़ना है। याद रखना, लास्ट के टाइम में तुम्हें मेरी बातें नहीं याद रहेंगी, लास्ट के टाइम में रिलेट करने के लिए बात कुछ लिखा होना जरूरी है। तो जब लिखे रहोगे तो मेरी बात याद आएगी, अगर नहीं लिखे रहोगे तो मेरी बात भी नहीं याद आएगी। ठीक है, तो लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख लेना। खैर, तो लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा, क्योंकि आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो लेंथ बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा, आर बढ़ाएंगे तो आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ेगा। ठीक है, चलो अब डायलेक्ट्रिक लॉस का बताओ, ये इंटरेस्टिंग है। डायलेक्ट्रिक लॉस, पहले ओके, अब देखो, जो सीथ लॉ डायलेक्ट्रिक लॉस है, जितना ज्यादा लेंथ करोगे, जितना ज्यादा लेंथ ले जाओगे, एक बात बताओ, डायलेक्ट्रिक लॉस किस पे डिपेंड करता है? वेरी गुड, किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटर पे भी तो डिपेंड करता है। और जितना ज्यादा लेंथ ले जाओगे उतना ज्यादा कैपेसिटेंस फॉर्म होगा, यस या नो? जितना ज्यादा ले जाओगे, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस बनेगा। और कैपेसिटेंस पैरेलल में ऐड होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 C5। तो बेसिकली C क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है लेंथ के साथ, और अगर C इंक्रीज हो रहा है तो डायलेक्ट्रिक लॉस विल इंक्रीज। दिक्कत किसी को? और ये गलतियां अगर तुमने लॉजिक नहीं समझा, 100% गलती करके आओगे, क्योंकि वहां पे सही करने की प्रॉब्लम। मैं तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी दे रहा हूँ, वहां पे तुम्हारे पास 4 ऑप्शन रहेंगे, तुम्हें खुद नहीं समझ में आएगा कि कौन सा लगाएं, तो वहां तो हम पक्का गलत कर दोगे। तो लॉजिक को समझ लो। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं पावर सिस्टम में। तो डायलेक्ट्रिक लॉस विल इंक्रीज, सर रेजिस्टेंस भी तो ज्यादा हो गया। तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो आई स्क्वायर वाला बढ़ा तो दिया यार, रेजिस्टेंस ज्यादा तो लॉस, आई स्क्वायर लॉस पे बता तो दिया, लेंथ इंक्रीज होगा तो आई स्क्वायर लॉस बढ़ेगा। कौन वाला डिक्रीज होगा? इसकी बात कर रहे हो, डायलेक्ट्रिक की बात कर रहे हो? डायलेक्ट्रिक के लॉस में रेजिस्टेंस कहां आता है, पहले मुझे वो बता दो। डायलेक्ट्रिक लॉस के फॉर्मूले में रेजिस्टेंस कहां है? कहां है रेजिस्टेंस, कहां पे? क्लियर है? फॉर्मूला ना देखो तो इंक्रीज होगा। यार जब अपने से इंक्रीज करना था तो फिर फॉर्मूला क्यों लिखे? प्रैक्टिकली यार, मैथमेटिकल फॉर्म से पता चलता है किस पे डिपेंड कर रहा है, तो प्रैक्टिकली कैसे देखोगे आप? और रेजिस्टेंस बढ़ रहा है वो तो कोर का बढ़ रहा है, और कोर से अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कि 2 कैपेसिटर है, 2 प्लेट है, उनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें लोकलाइजेशन होता है, उसकी वजह से लॉस होता है।
तो यहाँ का रेजिस्टेंस की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, मीडियम के अंदर के रेजिस्टेंस थोड़ी न बढ़ रहा है, वो तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और कंडक्टर के रेजिस्टेंस से और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रेजिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं है। तो आप तो गलत लिंक कर रहे हो ना। ठीक है, ओके। अब सीथ लॉस का बताओ, सीथ लॉस क्या होगा? क्यों इंक्रीज क्यों होगा? रीजन भी बता दो। सिंपल सी बात है यार, अब 1 मीटर के वायर था तो उसमें जितना भी शीथ लॉस हो रहा था, अब 2 मीटर का वायर होगा तो ज्यादा हो, तो क्या होगा? शीथ की रेजिस्टेंस इंक्रीज, हाँ बोल सकते हो, जो शीथ रेजिस्टेंस है दैट विल इंक्रीज, इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हो, क्योंकि जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस फॉर्म होगा। या फिर वैसे समझो कि 1 मीटर में शीथ लॉस मान लो 1 वाट 2 वाट हो रहा था, तो 2 मीटर में ऊपर सी बात है ऐड होता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक, ओके। और इसके अलावा अब जैसे कि लेंथ ज्यादा होगा तो उसकी वजह से लॉस ज्यादा होगा, लॉस ज्यादा होगा तो हीटिंग ज्यादा होगी, हीटिंग ज्यादा होगी तो डैमेज हो सकता है। इसका कंक्लूजन क्या निकला कि केबल हमें बहुत ज्यादा लंबे डिस्टेंस तक नहीं ले जाना चाहिए। क्या मेरी बात सबको समझ आ रही है? यार देखो ना, सारे के सारे लॉस इंक्रीज हो रहे हैं। अब जितना ज्यादा लॉस होगा उतना ज्यादा हीट होएगा, जितना ज्यादा लॉस उतना ज्यादा हीट, क्योंकि वो सारा हीट के फॉर्म में ही आएगा। तो हीट अगर ज्यादा हो गया तो हमारा केबल क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। तो यही वजह है कि हम बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम केबल को यूज नहीं कर सकते। क्लियर है मेरी बात? चलो, एचबीडीसी बताओ, एचबीडीसी में क्या होगा? ये सारी दैट इज एसी। अगर एचबीडीसी में ले जा रहे हैं तो इन कंपेयर टू एचबी, इन कंपेयर टू एसी, ये क्या होगा? ये डिक्रीज होगा, कम होगा, लेस होगा। क्यों? क्योंकि आपको अगर याद हो तो आर ए सी इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ आर डी सी, यस या नो? अगर याद हो तो। और ए डिफरेंस किसकी वजह से आता है? स्किन इफेक्ट की वजह से। ड्यू टू स्किन इफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ एसी सप्लाई इज ग्रेटर देन डीसी सप्लाई। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा? एसी का ज्यादा, मतलब किसका कम? डीसी का कम। तो डीसी में डीसी का रेजिस्टेंस कम तो डीसी का लॉस भी कम। क्लियर है पॉइंट? किसी को कोई दिक्कत? ओके, अब बताओ डाइलेक्ट्रिक लॉस का क्या सीन है? एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए, यस या नो? होना ही नहीं चाहिए यार, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी तो जीरो है ना, एचबीडीसी का मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है? जीरो। फ्रीक्वेंसी जीरो, तो ये तो फिर जीरो हो जाना चाहिए ना। ठीक है, और सीथ लॉस बताओ। अगेन जीरो। एफ जीरो कैसे? डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ठीक है, यहाँ पे एचबीडीसी लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं। अभी अभी ये जो तीनों था वो एचबीएसी का था, अभी ये क्या है? एचबीडीसी से कंपेयर कर रहे हैं एचबीएसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जीरो तो डाइलेक्ट्रिक लॉस जीरो।
और शीथ लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स कटिंग, एंड फ्लक्स कब कट करेगा, जब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होगी। अब वेरिएबल करंट होगा तो कांस्टेंट करंट में फ्लक्स कांस्टेंट, और कांस्टेंट फ्लक्स के साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा क्या होता है, जीरो। तो ये लॉस भी क्या हो जाएगा, जीरो। कोई दिक्कत पूरे टेबल में किसी को? काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, देख लो। 3 3 6 3 त्रिका 9 10, मतलब 12 के आसपास 10-12 क्वेश्चन है आपके पास इस टेबल। नोट कर लेना तो बताना, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब लिख लेना, जो भी मैं लिखवा रहा होता हूँ उसे तो 100% लिखा करो, क्योंकि तब वो बुकलेट में नहीं मिलने वाली है आपको, ठीक है। चलो बढ़िया, कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ केबल ऑफ लेंथ 10 किलोमीटर इज 1 mega ohm. Then for a length of 100 kilometers of same cable, the resistance will be, बताओ। दिस इज 100 किलोमीटर। टेन किलोमीटर का 1 मेगा ओम है, तो 100 किलोमीटर का कितना होगा? Resistance of cable of length 10 kilometer is 1 mega ohm. Then for a length of 100 kilometer of same cable, the resistance will be 1 mega ohm. किसी ने नहीं पूछा कि सर किस रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो, सब आंसर देने में लग गए। मैं यही देखना चाहता था कि कितना क्लियर रखा हुआ है कॉन्सेप्ट अपना। मैंने तुम्हें दो दो रेजिस्टेंस बताए हुए हैं, मैंने तुम्हें दो दो रेजिस्टेंस बताए हुए हैं, और किसी ने नहीं पूछा कि किसकी बात कर रहे हो सर, और यही मैं देखना चाहता था। क्योंकि दोनों से आंसर एकदम अलग हो जाएगा। पहला, अगर मैं कोर रेजिस्टेंस की बात करूं
और दूसरा अगर मैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात करूं, अगर मैं कोर रेजिस्टेंस की बात करूं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 मेगा ओम, और अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1 मेगा ओम। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? क्यों? क्योंकि जो कोर रेजिस्टेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत? तो यार पहले एक तो ध्यान दे दिया करो कि कौन सा रेजिस्टेंस पूछा हुआ है, लग गए लगाने में। केबल में तो दोनों रेजिस्टेंस है ना, यही छोटी छोटी गलतियां तो सुधारनी है तुम्हें। किसी को बताना है कि 0.1 मेगा ओम कैसे आ गया? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। जो जो दिया हुआ है उसे यूज करो, जो नहीं दिया हुआ है उसे कैलकुलेट करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 10 दिया हुआ है 1 मेगा ओम 100 किलो 100 किलोमीटर, लेंथ दोनों दिया 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर, ए 1 मेगा ओम तो ए आ जाएगा आपका 10, सिंपल, क्योंकि 10/100 दैट इज 10, 10 इंटू, तो ए आ जाएगा आपका 10 मेगा ओम। और इसमें जस्ट रेसिप्रोकल है तो वैसे बात 1/10 दैट विल इज 0.1 मेगा ओम।